पहली बीवी को कागजों में तलाक दी और चुपके से अमेरिका चला गया। जेसिका को कैंसर था। उसने अपनी आखिरी विल जो थी उसमें सारी जायदाद उसके नाम कर दी और एक खत लिखा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी है ये बशीर की है। बशीर ने मैट्रिक के पेपर दिए और उसके बाद इलाके के कुछ लोगों के साथ मिल मिलाप करा के सिफारिश करवा के बल्दिया के महकमे में अपनी नौकरी करवा ली। अब बल्दिया के महकमे में जहाँ उसकी नौकरी लगी, उसकी जो सीनियर थी वो मैडम आरफा थी। मैडम आरफा जो है वो 30 साल की उम्र की थी और उनको तलाक हो चुकी थी, बच्चे नहीं थे। उनको बड़ा बंगला बन मिला हुआ था, घर मिला हुआ था, सब कुछ था, गाड़ी थी, नौकर थे। और ये जो बशीर था ये उनका असिस्टेंट बन गया। अब ये उनके सामने वाले कमरे में बैठता था और शीशे में से वो इसे देखती थी। आरफा मैडम जो थी वो खूबसूरत थी, लेकिन शादी क्यों नहीं की ये किसी ने आज तक उनसे नहीं पूछा। तलाक क्यों हुई ये भी किसी ने नहीं पूछा। और ये जो बशीर था ये थोड़ा सा ऐसे मामलात का मालिक था कि ये चाहता था कि किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ जाए, तरक्की कर जाए, बड़ा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो। अब इसने क्या किया कि जब कमरे में जाना फाइलें लेके, तो मैडम आरफा जो है उनके साथ किसी न किसी मौजू के ऊपर एक्स्ट्रा बातचीत करनी। तकरीबन 2 साल इसने इसी तरह से उनके साथ बातचीत की और थोड़ा थोड़ा फ्री होने लगा, लेकिन किसी भी मौजू के ऊपर खुलकर उनसे बात नहीं कर सकता था। और ये क्या करता था कि उनको दूसरी नज़रों से देखता था, जिससे ज़ाहिर हो कि इसके दिल में कुछ है उनके लिए। मैडम आरफा जो कि शीशे में से इसको 8 घंटे देखती थी और वो भी इसको समझती थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी। 2 साल के बाद मैडम आरफा ने बशीर से कहा कि आज शाम का खाना तुमने हमारे घर पे खाना है। और ये पहली बार हुआ था कि बशीर दफ्तर के मामलात के अलावा मैडम आरफा से कोई बात कर रहा था। बशीर ने उनसे बातचीत की, खाना खाया। खाना खाने के बाद बशीर ने जेब से एक खत निकाला, जो खत वो पहले से ही लिख के लेकर लेकर गया था। खत मैडम आरफा को दिया और खामोशी से जल्दी जल्दी उनके घर से निकल गया। मैडम आरफा ने उस खत को खोला तो उस खत के अंदर बशीर ने लिखा हुआ था कि मैडम आप मुझसे ओहदे में बड़ी हैं, तालीम मुझसे ज़्यादा है, उम्र में भी मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे सीनियर हैं, मैं एक मिडिल क्लास छोटे ओहदे पर हूँ, आपसे तालीम में भी कम हूँ, आपके मुकाबले में नहीं आ सकता। लेकिन मैं इस दिल का क्या करूँ जो आपसे मोहब्बत कर बैठा है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपको शादी का प्रपोज़ल करना चाहता हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि आपको तलाक हो चुकी है। मैं उसकी वजह जानना नहीं चाहता और शादी का प्रपोज़ल करना कोई जुर्म नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेंगी। अगर एक्सेप्ट करें तो मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद अगले दिन बशीर सुबह-सुबह बड़ा बन-सवर के दफ्तर में गया, डरा हुआ, सहमा हुआ अपनी सीट पर बैठा है। टाइम ओवर होने लगा तो पता चला कि मैडम छुट्टी पर है। 3 दिन बशीर ने ऐसे ही गुज़ारे, कोई उनकी तरफ से जवाब भी नहीं था। बशीर परेशान था कि ये क्या मामला हो गया, कहीं मैडम गुस्सा ही ना कर गई हों। 3 दिन के बाद जब मैडम दफ्तर आईं तो उन्होंने इंटर होते हुए बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि बशीर कैसे हो? बशीर ने आगे से वैसे ही अल्फाज में जवाब दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि फ़लाँ-फ़लाँ फ़ाइलें जो हैं वो लेकर अंदर कमरे में आ जाओ। कमरे में बशीर फ़ाइलें लेकर गया तो मैडम ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि मैं तलाक याफ़्ता हूँ, मेरी उम्र 32 साल है। तो बशीर ने कहा कि मैंने ख़त में लिखा था कि आप तलाक याफ़्ता हैं, मुझे मालूम है। तो वजह मालूम है? नहीं, मैं वजह जानना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो आपसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। इन आँखों ने आपको चाहा है, इस दिल ने आपको चाहा है। मैडम को चिकनी-चौपड़ी बातें सुनाई। उसके चंद दिनों के बाद इन दोनों की निकाह हो गया और दफ्तर वालों को एक मिठाई के तौर पर दावत दी गई। सबको जब पता चला सब बड़े खुश हुए। अब बशीर जो था वो ऑफ़िस में भी बेटैमा आने शुरू हो गया, इसके वो शशके शुरू हो गए, मैडम का शौहर बन गया था। कभी टाइम पे आना, कभी ना आना, इस तरह की कहानी। और अल्लाह ने इनको औलाद से नवाज़ा। अब बशीर के 3 साल के अंदर 2 बच्चे हो गए, एक के बाद एक बेटा हुआ और इनकी ज़िंदगी हँसी-खुशी चल रही थी। अब बशीर ने जो अपनी तनख्वाह होती थी अपने घर पे भेजनी और घर का जो गुज़ारा है वो मैडम जो आरफा थी उनकी तनख्वाह से चलता था। बशीर बड़ा चालाक था, मैडम को बड़ी चिकनी-चौपड़ी बातें सुनाता रहता था, लेकिन बशीर जो है अब आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ रहा था वो कैसे कि ये चाहता था कि मैडम की जो ज़मीन है उसको बेचकर एक आलीशान घर बनाया जाए, लेकिन उससे उन्होंने मना कर दिया। बशीर खामोश हो गया, लेकिन अब इसके दिमाग में एक और प्लान आया। इसने उनसे कहा कि चलो हम लोग अमेरिका सैर करके आते हैं। इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया
और उस वीज़े में विद फैमिली सबका जो पासपोर्ट है वो अप्रूव हो गए, इनका वीज़ा लग गया, सारी फैमिली अमेरिका गई। वहाँ पर इन्होंने तकरीबन कोई 1.5 महीने की छुट्टियाँ गुजारी हैं और उस 1.5 महीने के अंदर बशीर क्या करता था कि हफ्ते में 4 दिन सुबह-सुबह निकलता था और शाम को वापस आता था। इस 4 दिन की जो इसकी रूटीन थी, इस दौरान इसने एक इंडियन सिख था जिसका यहाँ वहाँ पर एक पेट्रोल पंप था और वहाँ पर एक ट्रक शॉप थी, वो वहाँ का मालिक था, उससे बातचीत करके वहाँ पर नौकरी की बात कर ली थी। अब ये वहाँ से पाकिस्तान जब वापस आए, यहाँ आकर बशीर ने फिर अमेरिका जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और अमेरिका चला गया। अब उसी ट्रक शॉप के ऊपर इसने जाकर नौकरी शुरू कर दी। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो घर पे हैं, आरफ़ा अपनी जॉब पे जा रही है, इसने छुट्टी ले ली। लालची आदमी था, इसको लालच यही था कि मेरे पास पैसा ही हो। ये पैसे को ही सब कुछ समझता था। अब वहाँ पर इसने क्या किया कि ट्रक शॉप के ऊपर एक लड़की आती थी जिसका नाम जेसिका था। जेसिका रोज़ाना आती थी और कुछ सामान लेकर जाती थी और इतवार वाले दिन जब वो आती थी, वो सामान की बजाय कुछ टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स इस तरह की चीज़ें लेती थी। खूबसूरत लड़की थी, नौजवान थी। अब बशीर की उम्र जो है वो तकरीबन 22-23 साल थी। बशीर उससे इंटरेक्ट होने लगा, उससे बातचीत करता, उससे कहता कि मुझे इंग्लिश सिखाओ ताकि उससे कम्युनिकेशन बढ़े, उससे बातचीत हो और उसको अपने प्यार की जाल में फँसाना शुरू किया। तकरीबन इसने वहाँ पर 6 महीने गुज़ारे, 6 महीने के बाद इसने जो जेसिका थी उसको कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसने एक गूगल के ऊपर उर्दू में तहरीर लिखी और उसको गूगल से ट्रांसलेट करवा कर एक प्रिंट निकाला, प्रिंट निकाल के उसके सामने रख दिया। अब जेसिका जो है वो खामोश हो गई। जेसिका ने इसको अपने घर डिनर पर भी बुलाया, वहाँ पर इसकी बात हुई। जेसिका ने इससे बातचीत की, उसने कहा कि देखो, एक तो मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करती हूँ, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं कैंसर की मरीज़ा हूँ और मेरे पास चंद साल हैं। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे पास 4-5 साल हैं, उसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी, इससे ज़्यादा तुम नहीं जी सकोगी। तो बशीर जो है, इसने और भी ड्रामा किया। इसने तो कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें छीन लूँगा आसमान से, फलाँ-फलाँ, मतलब वो फ़िल्मी डायलॉग जो है वो शुरू कर दिए। अब जेसिका भोली-भाली लड़की 18-19 साल की, तो वो इसके सारे अल्फाज़ जो सुने उसने इसके जाल में फँस गई। चंद दिनों के बाद इन्होंने वहाँ पर शादी का प्लान बनाया। अब अमेरिका का जो कानून है वो ये है कि आप एक टाइम में एक ही शादी रजिस्टर करवा सकते हैं। अब पाकिस्तान में इसकी शादी रजिस्टर्ड थी, वो कहीं न कहीं से अगर निकल आती तो ये फँस जाता। अब इसने जेसिका से थोड़ा-सा टाइम लिया, इसने उसको कहा कि मैं घर जाऊँगा, घर वालों को बता के फिर आके हम शादी करेंगे। ये पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आकर इसने कोई 1 महीने की छुट्टी थी, उसी दौरान इसने अपनी जो बेगम थी आरफ़ा, उसको तलाक, कागज़ी तौर पर तलाक उसकी बनाई है, बना के उसको रजिस्टर करवाया, रजिस्टर करवा के यूनियन काउंसिल में जमा करवाई, वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन हुई सारी और आरफ़ा को इस बात का नहीं पता चला। ये चुपके से वापस आ गया। वापस आया अमेरिका, आकर इसने शादी कर ली है। अब ये और जेसिका दोनों इकट्ठे रहने लगे। तकरीबन 5 साल इनके दरमियान गुज़रे। जेसिका जो है उसकी ज़िंदगी खूबसूरत होने लगी, ये उससे वो प्यार भरी बातें, ड्रामेबाज़ आदमी था। इस तरह के मामला जो मक्खन लगाना, चापलूसी करना बड़े अच्छे से आता था इसको। तो ये उसके साथ इसी तरह से खेलता रहा। इसको यही था कि इसका पासपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द इसको मिल जाए। नेशनैलिटी तो मिल चुकी थी, इसका पासपोर्ट जो है इसको 5 साल के बाद मिलना था और वहाँ का रूल है कि जब आप वहाँ पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो 5 साल जब तक आपको पासपोर्ट नहीं मिलता, आप किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते। इधर जो आरफ़ा थी वो इसको बुलाती थी, इसको बार-बार कहती थी, बच्चे यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करते, तुम वहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो? साथ-साथ ये जॉब भी कर रहा था और जैसे ये जेसिका के साथ रहने लगा तो जेसिका की बहुत सी दौलत थी जिस पर ये यशी करता था। अब नौकरी भी बराए नाम करने लगा और जेसिका के साथ टाइम गुज़रना, वेले छछके चल रहे थे। इधर आरफ़ा के साथ इसकी जो कम्युनिकेशन थी, इसके मामला थे वो ख़राब होने लगे। आरफ़ा को अभी तक नहीं पता कि इसने इसको तलाक दे दी है। और दूसरी तरफ जेसिका जो थी, वो आखिरी टाइम की तरफ जा रही थी। जिस दिन इसको बशीर को पासपोर्ट मिला है अमेरिका का, तो उस दिन जेसिका आईसीयू में पड़ी थी। ये पासपोर्ट लेके उसके पास गया है। जेसिका ने इसे देखा और इसको मुबारकबाद दी और इसे कहा कि देखो, तुम्हें मेरी वजह से पासपोर्ट भी मिल गया और तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा वक़्त गुज़ारा है। मैं जब खुदावंद के पास पहुँचूँगी तो वहाँ जाकर तुम्हारी सारी कहानी बयान करूँगी और खुदावंद से तुम्हारी बारे में बातचीत करूँगी। तुमने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं। ये उसके आखिरी अल्फाज़ थे। उसके बाद बशीर घर आ गया सोने के लिए और जब अगली सुबह उठा है तो पता चला कि जेसिका जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। वो फौत हो गई है, मर गई है। इसने एक तरफ तो शुक्र अदा किया कि चलो ये मुसीबत गले से उतरी, लेकिन
उस वक़्त इसको गरूर था, तकब्बुर था, इसको पैसे की हवस थी कि जेसिका के हिस्से की कुछ ना कुछ दौलत इसको आएगी। तो उसी रोज़ कुछ वकील जो जेसिका के थे उनको उसने एक अपनी विल मतलब जो वसीयत थी वो बना के दी थी। वो लेके इसके पास आते हैं। उस विल में लिखा हुआ था कि जेसिका जो है उसने अपनी सारी जायदाद जो है ना, जो कुछ भी था उसके पास, वो उसने बशीर को गिफ्ट कर दी है। अब बशीर के तो और भी आसमान के ऊपर नारे लग रहे थे। बशीर खुश था और दूसरी तरफ एक ख़त वकीलों ने इसको दिया। वो ख़त जो था उसके अंदर जेसिका ने कुछ तहरीर लिखी थी। जैसे ही इसने ख़त खोल के पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा हुआ था कि बशीर, मुझे मालूम है कि तुम एक लालची और खुदगर्ज़ इंसान हो, लेकिन तुमने मुझसे मोहब्बत का इज़हार किया। तुम्हारे झूठे अल्फाज भी मुझे बड़े अच्छे लगते थे क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत मोहब्बत करने लगी थी। मुझे वो झूठे अल्फाज तसल्ली देते थे। मैं बीमारी की वजह से डिप्रेशन में थी। इस डिप्रेशन में जब तुम मुझे मुझे वो अल्फाज कहते थे, चाहे वो झूठे ही थे, मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। मैं डिप्रेशन से निकल आती थी और ये ज़िंदगी के आखिरी 5 साल मेरे लिए बड़े खूबसूरत थे। मैं ये सारी जायदाद तुम्हें देके जा रही हूँ और साथ ही मैं तुम्हें ये भी कहना चाहती हूँ कि तुम कोई बड़ा नुकसान उठाओ उससे पहले तुम वापस पलट लो। कोई ऐसा काम नहीं करो कि जिससे तुम्हें कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिससे तुम्हें पछताना पड़े। मैंने तुम्हारे वो मैसेज जो आते थे पाकिस्तान से वो सारे पढ़ लिए थे। जो तुम्हारे वॉइस मैसेज थे वो मैंने अपने उर्दू जानने वालों से ट्रांसलेट करवाए थे, जिससे मुझे पता चल गया था कि तुम पहले से शादीशुदा भी थे। अब मैं खुदावंद से जाके ये तुम्हारी सारी कहानी बयान करूँगी। तुमने जो मुझे वक़्त दिया वो बहुत अच्छा था। तुमने बेशक धोखा दिया लेकिन मेरे लिए वो अच्छा ही था। मैंने उसमें एक खुशी महसूस की है और खुदावंद से मैं ये कहूँगी कि वो तुम्हें इसकी सज़ा ना दे। बशीर ने इन अल्फाज को ऐसे हवा में उड़ा दिया और उसके बाद बशीर ने वहाँ से 5 साल के बाद 6 महीने और लगे। इसने वहाँ की जो जायदाद थी उसको बेच के पाकिस्तान में एक घर लिया। वो जो अपनी बेगम आरफा थी उसके नाम करवाया और कुछ और प्रॉपर्टी खरीदी। पाकिस्तान में एक नाम बनने लगा, करोड़पति आदमी बन गया था। पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आकर अपनी बेगम के साथ, बच्चों के साथ रहने लगा। लेकिन वो जो 5 साल इसने वहाँ गुज़ारे थे उस दौरान इसकी बेगम और बच्चों के साथ जो दूरियां बन चुकी थी उनको ये नज़दीक नहीं कर पा रहा था। अब इसकी ख्वाहिश थी कि ये अपने बीवी और बच्चों को अमेरिका लेकर जाए क्योंकि उनसे भी कहीं ना कहीं इसको मोहब्बत थी। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे इसको जेसिका के साथ की हुई बातें, उसके साथ की हुई जो हर एक चीज़ है, उसका लिखा हुआ लेटर, वो इसको फील होने लगा। इसको उसकी बातें याद आने लगी। अब इसको महसूस होने लगा कि इसने गलत किया है। और इधर जब ये यूनियन काउंसिल में अपने बच्चों के नाम शाम जो भी है वो रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट के लिए करवाना चाहता था, तो उसमें ये कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि ये तो अपनी बेगम को कागजी तौर पे तलाक दे चुका था। अब इसने क्या किया कि एक मौलवी साहब और एक दोस्त को लिया और बेगम के पास आ गया। उसे कहता है कि देखो आरफा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने पासपोर्ट की गर्ज से ये काम किया था कि मैंने कागजी तौर पर तुम्हें तलाक दे दी थी और ये उसके जो लेटर है, कॉपी है। आरफा इसके मुंह की तरफ देख रही है। ये अब उसको बता रहा है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त के साथ निकाह कर लो। 1.25 महीने के बाद ये तुम्हें तलाक देगा और फिर हम दोबारा निकाह करेंगे और हम सब अमेरिका चलेंगे। अब बशीर को यही था कि हो सकता है कि आरफा खुश हो जाएगी कि मेरे पास पासपोर्ट है, जब ये वहाँ जाएगी तो इसको भी पासपोर्ट मिल जाएगा और ये बड़ी खुश होगी, मुझे शाबाश देगी। लेकिन आरफा ने वो कॉपी उठाई और कमरे में जाकर कमरा जो है उसको लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद ये भी अपने कमरे में जाके सो गया। सुबह उठा है, देर से उठा है थोड़ा, तो क्या देखता है ना बच्चे घर में है ना ही बेगम घर में है। इसने अपने साले को फ़ोन किया, उससे पूछा। उसने कहा जी आरफा इधर आई हुई है, आप भी आ जाएं। ये वहाँ गया है। जाकर उन्होंने कहा जी आपने इसको तलाक दे दी थी। एक मौलवी साहब भी बैठे थे, एक मुफ्ती बैठे थे, मतलब 3-4 लोग थे। इन्होंने हमने डिस्कस किया है सारा मामला, तो आपके जो है इनके साथ तलाक हो चुकी है। आप इनके शौहर नहीं हैं, कागजी तौर पर भी नहीं और हकीकी तौर पर भी नहीं है। और आपने जो अमेरिका से वापस आकर इनके साथ वक्त गुजारा है वो भी गलत था। अब आप चाहते हैं कि हलाला करें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें बख्श दें, आप जाएं अपने घर, अपना काम करें। हम अपनी बच्ची आपके साथ नहीं भेजना चाहते। अब बशीर जो है उसके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय दौलत के। एक लालची आदमी दौलत के साथ तो बैठा था, लेकिन ना बीवी थी, ना बच्चे थे, ना जेसिका थी। जेसिका भी चली गई और जेसिका के आखिरी अल्फाज जो कि इसको अब काट रहे थे कि जेसिका को मालूम था कि ये लालची आदमी खुद गर्ज आदमी है, फिर भी उसने इसके साथ कोई भी होशियारी नहीं की। वो चाहती तो अपनी दौलत किसी और को भी दे सकती थी, वो सब कुछ इसके नाम कर गई। अब ये जो बशीर था ये अपनी कहानी सुनाते हुए रो रहा था और ये कहना चाह रहा था लोगों से कि मेरी कहानी को सुनने के बाद ये सबक ज़रूर हासिल कर लेना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्तों की कदर करो। हम लोग रिश्तों को
छोड़ने के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, मतलब दौलत के चक्कर में रिश्ते छोड़ देते हैं, बहुत कुछ छोड़ देते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। और ये धोखा ऐसी चीज़ है जो पलट कर वापस आता है, जैसा हम करेंगे वैसा ही भरेंगे। तो बशीर के साथ भी यही कुछ हुआ था। बशीर परेशान था और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब भी कोई मौका मिले तो रिश्तों को अहमियत दें, ना कि दौलत और पैसे को। दूसरे मुल्कों का आप वीज़ा तो ले लेंगे, पासपोर्ट ले लेंगे, लेकिन खुश नहीं रह पाएंगे। खुशी वही होती है जो अंदर से हो, और अंदर से खुशियाँ बहुत कम लोग हासिल करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।